तो आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के पेपर जो 7 जनवरी 2025 को हुआ था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं हम क्या आया हुआ है। यह भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आने वाले जून 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी आपके ये एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है 7 जनवरी का है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 तो डीआई का क्वेश्चन है। डीआई के लिए अलग वीडियो आएगा, वो आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है। और जिनको भी डीआई पे पकड़ है तो वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी है, टाइम टेकन क्वेश्चन सब है। प्रैक्टिस रहेगा तभी जा कर के वो आपसे बनेगा एग्ज़ाम के अंडर द टाइमिंग में। चलिए तो छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिकों के अनुसार शब्दों का अर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यायिक वर्ड मीन्स क्या क्या है। केवल सामान्य जाति, केवल विशेष जाति, या फिर केवल आकृति। और एक डी ऑप्शन है सामान्य, विशेष और आकृति। तो इसमें बताना है हमको कि न्यायिकों के अनुसार शब्द का अर्थ क्या है। तो न्यायिकों के अनुसार जो है शब्द का अर्थ सामान्य, विशेष और आकृति होता है, जिसमें जाति, व्यक्ति और आकृति तीनों आ जाते हैं। वही जो है न्यायिकों के अनुसार शब्दों का अर्थ होता है। इस हिसाब से आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। इसको हम लोग पढ़ देते हैं कि न्यायिकों के अनुसार शब्दों का अर्थ उनकी शक्ति या ईश्वर द्वारा दी गई अंतर्निहित शक्ति के कारण, अर्थात सामान्य, विशेष एवं अभिविन्यास, जिसमें जाति, व्यक्ति एवं आकृति होता है। जब भी कोई शब्द बोला जाता है तो श्रोता को उस शब्द से व्यक्ति, जाति और आकृति का ज्ञान होता है। सामान्य का मुख्य अर्थ उस जाति या प्रकार से जुड़ा है। व्यक्ति शब्द का विशेष अर्थ किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा होता है, तथा आकृति उस वस्तु या व्यक्ति की विशिष्ट रूपरेखा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से अधिज्ञान संज्ञान के कौन से लाभ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ मेटाकोग्निशन। तो मेटाकोग्निशन का क्या अर्थ है उसको हम लोग को समझना है कि इसके क्या क्या एडवांटेज इसमें होता है। पहले उसका अर्थ पता होगा तो फिर उसके हम लोग एडवांटेज को देखेंगे। चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि अधिसंज्ञानात्मक यानी मेटाकोग्निशन पद्धति या शिक्षार्थी को योजना बनाने, निगरानी रखने और अपनी स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। सोचिए। ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक पद्धति या संज्ञानात्मक योग्यता के प्रभाव से कहीं अधिक अधिगम के अनुपम योगदान करती है। ऑप्शन सी है अधिसंज्ञानात्मक पद्धतियाँ शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करने में सहायता करती हैं। और लास्ट ऑप्शन डी है कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल विद्यार्थियों ने जो कुछ सीखा है उसे एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में स्थानांतरित करने में सहायक होता है। तो मेटाकोग्निशन का जो है सबसे पहले कि एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में स्थानांतरित करने में इसका यूज़ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी बचा ऑप्शन सी अधिसंज्ञानात्मक पद्धतियाँ शिक्षार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार करने में सहायता करती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है अधिसंज्ञानात्मक पद्धतियाँ संज्ञानात्मक योग्यता के प्रभाव से कहीं अधिक अधिगम के अनुपम योगदान करती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए देखेंगे हम फिर कि अधिसंज्ञानात्मक पद्धतियाँ शिक्षार्थी को योजना बनाने, निगरानी रखने और अपनी स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। देख लीजिए मेटाकोग्निशन का अर्थ है किसी व्यक्ति की योजना बनाने, आकलन करने, निगरानी करने या अपनी सीखने की आदतों में आवश्यक बदलाव करने की क्षमता, जिसे उन्हें चुनौतियों से रचनात्मक तरीके से निपटने में मदद मिलती है। मेटाकोग्निशन प्रक्रिया आत्मनियमन, आत्मजागरूकता, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल स्थापित करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों को उनकी वैश्विक उष्णता क्षमता
के न्यूनतम से उच्चतम मान के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस जो है जो उनकी वैश्विक ऊष्मन क्षमता के न्यूनतम से उच्चतम के हिसाब में सजाना है। तो सबसे पहले होगा कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है। तो पहले ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। एक है मीथेन है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इन सभी का योगदान तो होता ही है, लेकिन इसमें जो है बताना है कि किसका सबसे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे मतलब न्यूनतम से उच्चतम की तरफ जाना है। तो देखिए सबसे अधिक जो है वो पता होगा कि सबसे अधिक जो है किसका आता है, CFC का आता है, कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आता है। तो ये हो गया C नंबर सबसे आगे। फिर उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड का, जो कि डी ऑप्शन में है, तो उसके बाद डी आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आएगा CH4 मीथेन, इसके बाद आएगा CH4, ठीक है ना, या फिर CH4 मीथेन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ ऑप्शन में गलत लिख दिया है CO4 नहीं होगा ये, ठीक है ना, CO2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, BADC। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है BADC। BADC ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब समान उद्देश्य एवं विधेय पद वाले दो तर्क वाक्य गुणवत्ता में सहमत हो परंतु जिनमें मात्रा में अंतर हो, निम्न में से किस रूप में जाने जाते हैं। When two propositions with same subject and predicate terms agree in quality but differ in quantity are known as विपरीत, उपविपरीत, व्याख्यात्मक और अनुरूपी। तो यहाँ पे जो है कि जब समान उद्देश्य व विधेय पद वाले दो तर्क वाक्य गुणवत्ता में सहमत हो परंतु जिनमें मात्रा में अंतर हो जाए तो वे क्या कहलाते हैं, अनुरूपी कहलाते हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। वे दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि वे प्रस्ताव जो समान विषय और विधेय पदों को बनाए रखते हैं एवं समान गुणवत्ता साझा करते हैं लेकिन मात्रा में भिन्न होते हैं, जैसे सभी कुत्ते स्तनधारी है, सार्वभौमिक है, फिर कुछ कुत्ते स्तनधारी ये विशेष सकारात्मक है, इसको संगत माना जाता है क्योंकि उनके पास विषय जो कुत्ता है वो समान है और गुणवत्ता जो है सकारात्मक में सहमत होते हैं लेकिन मात्रा में क्या हो गए, भिन्न हो जाते हैं वो। उसी तरह यहाँ भी है, तो जब गुणवत्ता में सहमत हो लेकिन मात्रा में अंतर हो तब हम उसे क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी अनुरूपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जल गुणवत्ता के रासायनिक प्रचाल है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है pH है, दूसरा हार्डनेस है, कठोर, उसके बाद टर्बिडिटी है, अविलेयता, फिर DO है, फिर BOD है, ठीक। तो इसमें तो एक आंसर होगा नहीं, एक से अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन का क्रम क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कौन सा नहीं हो है जल गुणवत्ता का रासायनिक प्राचल, अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा। तो रासायनिक प्राचाल की अगर हम बात करें तो इसमें हार्डनेस जो है, कठोर, वो नहीं होगा। एक मिनट, हार्डनेस जो है वो कठोर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है टर्बिडिटी होगा, pH होगा, और DO जो है डिसॉल्विंग ऑक्सीजन ये नहीं होगा, और BOD होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, pH, टर्बिडिटी और BOD, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ACE। इस हिसाब से हम देखेंगे किस ऑप्शन में ACE, वो ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। इस हिसाब से राइट आंसर इज डी। देखिए जल के रासायनिक प्राचाल वे पैमाने हैं जो पानी की रासायनिक संरचना एवं गुणवत्ता दर्शाता है। ये प्राचल पीने, सिंचाई एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की उपयुक्तता का आकलन करने में मदद करते हैं। जल की गुणवत्ता के प्रमुख रासायनिक प्राचल हैं pH, अविलेयता यानी टर्बिडिटी, और फिर BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किनकी पढ़ाई प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में की जाती थी।
तो इस पे देखेंगे हम कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में किन किन विषयों की पढ़ाई की जाती थी। पहला है पत्रकारिता जर्नलिज्म, दूसरा है पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल साइंस, तीसरा है तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, चौथा है चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन, पांचवा है दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी। तो इसमें कुछ जो है आप इसको पकड़ सकते हैं, जिसे तर्कशास्त्र की जो है लॉजिक की जो है उसकी पढ़ाई होती थी। तो ये सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद जो है मेडिसिन के बारे में जानते ही है, चरक के बारे में। फिर उसके बाद फिलोसफी, तो ये तो एक से एक विद्वान हुए हैं, तो सी डी ई ये सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। जर्नलिज्म का पढ़ाई उस समय नहीं होता था प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में, फिर पर्यावरण विज्ञान का नहीं होता था उस समय। तो हमारा राइट आंसर सी डी ई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए, प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, तक्षशिला आदि में मुख्य रूप से तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई की जाती थी। और प्राचीन भारतीय शिक्षा में तर्क पर बहुत जोर दिया जाता था, जिसमें न्याय और वैशेषिक जैसी प्रणालियाँ तार्किक तर्क की नींव रखती थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा का स्मॉग उच्च सांद्रता से बना था। किससे बना हुआ था? कि ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा जो है था वह स्मॉग उच्च सांद्रता से बना था, और उसमें क्या क्या था वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट यानी पैन, चौथा है पार्टिकुलेट मैटर। तो इसमें जो है हम देख लेंगे कि स्मॉग आपदा जो है आया हुआ था, स्मॉग उच्च सांद्रता से बना था। इसमें सबसे पहले हमारा जो है पार्टिकुलेट मैटर तो होगा ही होगा, जो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है पैन जो है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट ये नहीं होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होगा। इस हिसाब से बी और डी सही होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से 12 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ देते हैं कि ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा का स्मॉग सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर की उच्च सांद्रता से बना था। लंदन का ग्रेट स्मॉग एक गंभीर वायु प्रदूषण की घटना थी जो दिसंबर 1952 को लंदन में घटित हुई थी। अब आते हैं, ये नंबर का क्वेश्चन है मैथमेटिकल का। एम आधार प्रणाली है, एल है, तो फिर इसको सबका वैल्यू निकालना है। बेस 2, बेस 6, बेस 8 और बेस 16 के साथ दिया हुआ है, और बताना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको अलग से जब मैथ का वीडियो बनेगा उसी में आएगा ये। इसका जब बेस 2 दिया हुआ है तो क्या करते हैं कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो है उसको क्या करेंगे, बेस के पावर से, बेस के पावर 0, 2 इंटू 1, फिर प्लस 2 के पावर बढ़ा देंगे 1, फिर क्या है 1, फिर इधर कर देंगे 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इधर 1 1 ही है, और जब पॉइंट के साइड में इधर 2 ठो है तो इधर पावर जो है माइनस में चला जाएगा, 2 के पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 के पावर -2 इंटू 1, और ये वाला आगे बढ़ेगा, और उसको वैल्यू पुट करेंगे, सबको ऐड करेंगे, जो आएगा फिर यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसी तरह इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, और इसका भी निकालेंगे, और चारों का जब वैल्यू आ जाएगा तब उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ दिया हुआ है ऐसे ही बना करके। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, वो बताना है डिजिटल संचार के बारे में। तो देखना है पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेडियो प्रसारण स्वचालित प्रकार के ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है। दूसरा है कंप्यूटर के साथ संचार करने वाला कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार के ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है। तीसरा है वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड पर काम करते हैं। चौथा है टेलीफोन कॉल फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड पर का एक उदाहरण है। तो इसमें बताना क्या है कि हमें डिजिटल संचार के बारे में जो है कौन से कथन सही है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहला कथन जो है रेडियो प्रसारण स्वचालित प्रकार का ट्रांसमिशन मोड नहीं है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक नहीं है रेडियो प्रसारण, उसको किया जाता है। तो यहाँ तो हमारा सबसे पहले ये गलत हो जाएगा, ए। बी नंबर है कंप्यूटर के साथ संचार साझा करने वाला कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार के ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। फिर इसमें और ऑप्शन है, उसको भी देखेंगे हम। तो वो क्या है
कि वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड पर काम करते हैं, ये भी सही है। टेलीफोन कॉल फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड पर काम करते हैं, बिल्कुल सही। तो हमारा क्या सही हुआ, बी, सी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी इज़ राइट आंसर। देखिए, डिजिटल संचार का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। प्रश्नानुसार उनके संदर्भ में निम्नलिखित सत्य है, जो कि कंप्यूटर के साथ संचार करने वाला कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार के ट्रांसमिशन मोड का एक उदाहरण है। वॉकी टॉकी अर्ध द्वैत संचरण मोड पर काम करना तथा टेलीफोन कॉल पूर्ण द्वैत संचरण मोड के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं, मैच द फ्लोइंग है। इसमें क्या करना है, मिलान है। एक तरफ जो है टॉप विषैला पदार्थ का समूह दिया हुआ है और कैंसर जनकता का क्या उसमें स्तर है, किस लेवल का वो पकड़ता है, उसको दिया गया है और दोनों को जो है मैच करके बताना है। देखिए, ग्रुप ए, बी, सी, डी में बांटा हुआ है, फिर उधर जो है कैंसर जन्यता का स्तर दिया हुआ है। तो ग्रुप ए का जो विषैला पदार्थ होता है वह क्या करता है, वह मानव कैंसर जन्य का कारण बनता है। तो हमारा ये जो है कहाँ जाएगा, मानव कैंसर जन्य में जाएगा। तो ए का 3 हो गया। फिर उसके बाद ग्रुप बी का विषाक्त पदार्थ जो है वह प्रसामान्य मानव कैंसर जन्य बनता है, ठीक है ना। प्रोबेबल इसमें संभावना होती है और वो भी संभावना कैसा, सामान्य, ठीक है। तो बी का जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। फिर आ गया ग्रुप सी का। अगर ग्रुप सी लेवल का विषैला पदार्थ की अगर हम बात करें तो वो जो है संभावित मानव कैंसर जन को इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, जो कि सी का यहाँ डी है। बाकी ग्रुप डी लेवल का जो विषैला पदार्थ है उसे अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन की तरफ देखेंगे कि ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 किस में दिया हुआ है उसी से पकड़ में आ जाएगा। ए का 3, बी का 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज डी। देखिए, ग्रुप ए जो है मानव कैंसर जन है, ग्रुप बी लेवल का विषाक्त पदार्थ जो है प्रसामान्य मानव कैंसर जन है, ग्रुप सी का जो है संभावित मानव कैंसर जन है, ग्रुप डी का जो है उसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि एक शिक्षक जो है एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS की तलाश कर रहा है जो कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो सके और छात्र की प्रगति को ट्रैक कर सके। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है, मूडल, जूम, फिर ग्रामरली और टर्नटिन। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको कि मूडल जो है एक शिक्षक द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का काम करेगा जो कई मूल्यांकन उपकरणों के साथ एकीकृत हो जाएगा और छात्र की प्रगति प्रोग्रेस को भी ट्रैक करेगा, उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बना करके देगा, जिसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, मूडल होता है। तो मूडल कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक प्रेक्षक जिस सीमा तक उनके द्वारा प्रेक्षण और अभिलिखित किए जा रहे व्यवहारों के कूटबद्ध करने और अंकन में सहमत हो वह किससे संबंधित होता है। तो 2 या उससे अधिक यानी कि 2 से अधिक प्रेक्षक जिस सीमा तक उनके द्वारा प्रेक्षण और अभिलिखित किए जा रहे व्यवहार के कूटबद्ध करने और अंकन में सहमत होते हैं वह जो है अंतर प्रेक्षक विश्वसनीयता से संबंधित होते हैं, ठीक है। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी से संबंधित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज डी हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से यहाँ आप कीजिएगा तो पकड़ में आ जाएगा ये। देखिए, पढ़ देते हैं कि अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता से तात्पर्य उस कोटि से है जिस तक विभिन्न पर्यवेक्षक या मूल्यांकनकर्ता लगातार एक ही व्यवहार या घटना का समान तरीके से मूल्यांकन या स्कोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से दुगुनी है, फिर 10 वर्ष पश्चात जो है इसको बना लीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो जो मैथ का आएगा वहाँ पे हम इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग से, हायर एजुकेशन से। चलिए देखते हैं, एक तरफ विद्वान दिया हो गया है और उनके कृति उनके बुक्स दिए गए हैं, तो
तो बौधायन है, नागार्जुन है, ब्रह्मगुप्त है और विष्णुगुप्त है। फिर बुक है रस रत्नाकर अर्थशास्त्र, फिर सुलभ सूत्र, उसके बाद है बृहस्पति सिद्धांतिका। तो इसमें जो है सबसे फेमस जो है देख लेंगे हम कि अर्थशास्त्र बुक को सब कोई जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ दिए हुए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा। तो डी का 2 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। और इसी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, या फिर और भी देख लेते हैं। बौद्धयान जो है, बौद्धयान इन्होंने 16 सूत्र किताब की रचना की थी, 16 सूत्र बौद्धयान, ठीक। उसके बाद नागार्जुन जो है वो रस रत्नाकर के रचनाकार है, नागार्जुन जो है वह रस रत्नाकर के रचनाकार है। और ब्रह्मगुप्त जो है वो बृहस्पति सिद्धांतिका के रचनाकार हैं। यानी कि डी का 2, ठीक है, डी का 2 और सी का 4। चलिए देखते हैं, डी का 2 और सी का 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आकार मोड की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि सभी सोडियम लवण जल में, सभी सोडियम लवण जो है वह जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं, और सभी साबुन जो हैं, सभी साबुन जो है वो सोडियम लवण होते हैं, अतः सभी साबुन जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ठो जो है वेन डायग्राम हम बना करके कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो सभी सोडियम लवण जो है जल में घुलनशील होते हैं, सोडियम लवण जो है वह कहाँ पे घुलनशील हो रहा है, जल में, ठीक है। और जो है सभी साबुन जो है सोडियम लवण होते हैं, तो साबुन जो है ये छोटा वाला यहाँ पे हो जाएगा सोडियम लवण में, और ये सबके अंतर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे पहले साबुन को ही बना देते हैं, दूसरा लाइन जो दिया हुआ है, सभी साबुन जो है सोडियम लवण है, ठीक है, सोडियम लवण, ठीक। और फिर ऊपर वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो सभी सोडियम लवण जो है जल में घुलनशील है, और ये सभी जो है जल में घुलनशील है, क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो गया। तो इसका कंक्लूजन क्या दे रहा है, अतः सभी साबुन जो हैं, सभी साबुन वो जल में घुलनशील पदार्थ होते हैं। तो इससे बताना है कि किस टाइप का फिगर बनेगा। सभी साबुन जो हैं वह जल में घुलनशील होते थे। सभी साबुन तो यहाँ देख ही रहे हैं भाई जी, सभी साबुन जो है यही ना है, छोटा वाला, सबसे छोटा वाला ये, और ये पूरा एरिया जो है जल में घुलनशील है। तो कैसे नहीं होगा, एकदम बिल्कुल सही है। तो इसके लिए तो इसी फिगर से आ जा रहा है, दूसरा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रथम आकृति से ही आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उस तर्क दोष को क्या कहा जाता है जिसमें विरोधी की अवस्थिति को जितना अभिकथन उचित ठहराया गया था उससे अधिक उग्र अथवा अविवेकी दर्शाया जाता है। उस तर्क दोष को क्या कहा जाता है जिसमें विरोधी की अवस्थिति को जितना अभिकथन उचित ठहराया गया था उससे अधिक उग्र अथवा अविवेकी दर्शाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे कौन सा तर्क दोष कहते हैं, तो वो स्ट्रॉमैन होता है, जिसे घास का पुतला कहा जाता है, द स्ट्रॉमैन। देखिए इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। द फैलेसी इन विच एन अपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड एज ए बिंग मोर एक्सट्रीम, यहाँ पर समझ पकड़ना है, मोर एक्सट्रीम और अनरीजेबल देन इज जस्टिफाई बाई what was actual asserted is the fallacy of the strawman। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला जो है वह डायरेक्शन से सवाल है, एक महिला जो है, चलिए बना देते हैं। जब भी जो है ऊपर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है। तो एक महिला जो है उत्तर में 100 मीटर चलती है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ तक गई 100 मीटर, ठीक।
उसके बाद फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ करके कितना चलती है, 50 मीटर चलती है। यहाँ से मान लेते हैं 50 चली, ठीक है। पुनः वो बाईं ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। बाईं ओर पुनः मुड़ेगी तो फिर यहाँ आ जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 120, ठीक। अंत में वो अपनी दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ती है और चलना आरंभ करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है और यहाँ से 45 डिग्री जब मुड़ेगी तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो चलना प्रारंभ, अब वह महिला किस दिशा में जा रही है, तो देखिए इधर साउथ है इधर वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये दक्षिण साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि 4, 27, 16, 125, 64, 729, इसमें जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। और कहीं पे प्रश्न चिन्ह दिया नहीं है, तो नहीं दिया है, तो चलिए देखते हैं इसको क्या क्या इसमें लॉजिक दिया हुआ है। इसमें जो है एक चीज़ छूटा हुआ है क्वेश्चन में, 36 और 64 के जो बीच में है, 36 और 64, एक मिनट, 36 और 64 के बीच में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक। यहीं पे बताना है क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये 4 जो है क्या है, 2 का स्क्वायर है, 27 जो है 3 का क्यों है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक। देख रहे हैं, एक ठो का स्क्वायर कर रहा है तो फिर अगला का क्यू कर रहा है, अगला का स्क्वायर कर रहा है तो अगला का क्यू कर रहा है, फिर स्क्वायर कर रहा है तो फिर क्या होगा, क्यू होगा। अब जो है यहाँ पे 5 का क्यू 125 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, 7 का क्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का क्यू करेंगे, यानी कि 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 का क्यू 343 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 343। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, मिसप्रिंट है, तो 36 और 64 के बीच में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा और यहीं पे हमारा 343 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में जो है 617 का मतलब जो होता है स्वीट एंड हॉट होता है, 735 का मतलब कॉफ़ी इज स्वीट होता है, 263 का मतलब टी इज़ हॉट होता है, तो फिर कॉफ़ी इज़ हॉट का क्या मतलब होगा, ठीक है ना। तो इसको रीजनिंग काफ़ी आसान है, बता देते हैं, देख लीजिए। पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन सब क्या आ रहा है। तो देखिए छोटा वाला जो है इसमें इज और इसमें भी इज आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, देखिए एक ठो यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 3, ठीक। इज का वैल्यू जो है 3 होगा। अब फिर उसके बाद और देखेंगे, ये बड़ा वाला में देखिए इसमें स्वीट, इसमें भी स्वीट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, यानी स्वीट इक्वल टू, स्वीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकेंड वाले में जो है क्या बचा, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए एक ही बचा 5, तो हमारा कॉफ़ी के लिए क्या हो जाएगा, कॉफ़ी के लिए 5। अगर इस पर भी एक और लास्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट में जो है यहाँ पे देखिए हॉट और यहाँ पर भी देखिए हॉट, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, ठीक। तो हॉट के लिए क्या हो जाएगा, हॉट के लिए हमारा 6 हो जाएगा, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, कॉफ़ी इज हॉट, तो कॉफ़ी कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5, ठीक। इज कितना आया है, तो इज का हमारा 3 आया है और हॉट का कितना आया है, तो हॉट का 6 है, यानी 5, 3, 6, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों का कालक्रम बताना है कि कौन कब कब रहा है। तो डेट तो नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन उसका
काल को क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो देखिए ऑप्शन ए है मार्तरी एस देसाई, फिर जी राम रेड्डी, मनमोहन सिंह और यशपाल माधुरी आर शाह। तो इसमें ध्यान देना है कि यूजीसी के अध्यक्ष ये सब रहे हैं और कब कब रहे हैं, तो वो उस हिसाब से बताना है। तो इसमें जो है काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है और इसको रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है इसमें। देखिए बता देते हैं कि इसमें जो है आरमेती एस देसाई ये सबसे लेटेस्ट हैं, जो कि कब बनी है 1995 से 99 के आसपास रही है, 95 से 99 के आसपास रही। और एक मनमोहन सिंह जो है ये भी रहे हैं, कब रहे हैं तो 1991 में रहे, काफ़ी शॉर्ट टर्म इनका रहा, लेकिन ये यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं और हम लोग यूजीसी से ही जुड़े हुए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे हायर एजुकेशन में भी इससे रिलेटेड सवाल आता है, तो ये फेवरेट है उसका। तो इस हिसाब से हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है माधुरी आर शाह जो है, यह जो है 1981 के आसपास रही है, 81 से 86 के आसपास में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये हो जाएगा माधुरी आर और उसके बाद अमृता एस देसाई। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ई और ए लास्ट में, तो ई और ए ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसका कार्यकाल हम सब कोई का देख लेंगे। तो देखिए माधुरी आर शाह 81 से 86, यशपाल जो है 86 से 91, मनमोहन सिंह 91 से 91 तक ही रहे, जी राम रेड्डी 91 से 95 में, अमृता एस देसाई 95 से 99 में रहे। ये सभी यूजीसी के अध्यक्ष रहे और यूजीसी की स्थापना कब हुआ था इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्ववर्ती नाम क्या था। अभी जो शिक्षा मंत्रालय वाला है उसका पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो वो बताना है हमको। अभी जो नई शिक्षा नीति आया है उसके तहत जो है शिक्षा मंत्रालय किया गया, NEP 2020। उससे पहले जो है इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, उसी के अंतर्गत शिक्षा की बात की जाती थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। ठीक, देखिए स्वाधीनता के पश्चात शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था, जिसका नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1985 में बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, लेकिन पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह परिवर्तन नई शिक्षा नीति NEP 2020 का हिस्सा है। शिक्षा मंत्रालय अब स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों सहित शिक्षा संबंधी सभी मामलों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो वो क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 का सहकारी अधिगम रणनीति और उसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए पहला है चक्रीय विचार मंथन यानी राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा है कि नंबर्ड हेड टुगेदर और चौथा है फिश बॉल, तीसरा है फिश बॉल और चौथा है पीयर टीचिंग। तो पीयर टीचिंग भी समझते होइएगा आप लोग, और फिश बॉल तो काफ़ी इसको पढ़ना है, आता भी है क्वेश्चन, पिछले वाले सेशन का जो हम क्वेश्चन कराए उसमें आया हुआ था। तो पीयर टीचिंग से ही सबसे पहले पकड़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है इसका पीयर टीचिंग का, यानी समकक्षी शिक्षण, जो हमारे साथ पढ़ते हैं विद्यार्थियों द्वारा एक विशेष विषय को अन्य को पढ़ाना। जब हम लोग अपने क्लास साथी में कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं या बोलते हैं कि चलो तुमको ये याद है, इसको समझा दो, तुम ये क्वेश्चन बना लियो, इसको कैसे बनाया और समझा दो मुझे, तो वो एक पीयर ग्रुप में स्टडी होता है। तो वो विद्यार्थियों द्वारा एक विशेष विषय को अपने साथ दूसरे को पढ़ाना, ये कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी का जो है 2 में जाएगा, डी का जो है 2 में जाएगा। फिर उसके बाद फिश बॉल काफ़ी ये रिलेटेड है, तो इसको देखिए, ये केंद्रीय समूह के विचार विमर्श का अवलोकन व श्रवण करता है। अब जो है ये विचार विमर्श का अवलोकन व श्रवण करता है, जो कि आगे ऊपर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पे केंद्रीय समूह के विचार विमर्श का अवलोकन एवं श्रवण करता है। तो क्या हम करेंगे, सी का जो है, सी का इसको देख लेंगे कि सी का 1 नंबर हो जाएगा और डी का जो है, डी का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी से हमारा पकड़ में आ जाएगा सी का 1 और डी का 2। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है सी का 1 और डी का 2 है, तो ये बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ।
चक्रीय विचार मंथन यानी राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, एक छोटे समूह में विषय पर बारी बारी से चर्चा करना होता है। फिर दूसरा में नंबर हेड्स टुगेदर जो है, भूमिकाएं निर्दिष्ट करना और समूह के प्रतिनिधियों को बारी बारी से बदलना होता है। सी नंबर जो है फिश बाउल, इसमें केंद्रीय समूह के विचार विमर्श का अवलोकन व श्रवण होता है। और डी नंबर समकक्षी या पीयर शिक्षण जो है, विद्यार्थियों द्वारा एक विशेष विषय को अन्य को पढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी नंबर, जब सड़क पर कोई कार आपके पास से गुजरती है तो दूर जाने पर छोटी होती हुई प्रतीत होती है, तो कौन सी घटना आपको यह एहसास कराती है कि कार वास्तव में छोटी नहीं हो रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला आत्म साक्षात्कार, दूसरा है परिवर्तनशीलता, और तीसरा है अवधारणात्मक स्थिरता, चौथा है सिमिलैरिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रांसिटिविटी, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी और सिमिलैरिटी। तो अवधारणात्मक स्थिरता जो है नियतांक, वो हमको ये एहसास कराता है कि कार जो है वास्तव में छोटी नहीं हो रही है, बल्कि वो हमें ऐसा परसेप्शन बन रहा है। तो इस हिसाब से सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अवधारणात्मक स्थिरता की वजह से होता है। चलिए देखिए पढ़ देते हैं कि अवधारणात्मक नियतांक संवेदी इनपुट में भिन्नता के बावजूद वस्तुओं को अपरिवर्तनीय रूप में देखने की हमारी कुशलता को संदर्भित करता है, जैसे दूरी, प्रकाश या कोण में परिवर्तन, गतिशील वस्तु के आकार परिवर्तन आदि। अतः यह घटना जब सड़क पर कोई कार से गुजरती है और दूर जाने पर छोटी प्रतीत हुई, तब वह अवधारणात्मक नियतांक हमें यह एहसास कराता है कि कार वास्तव में छोटी नहीं हो रही है, बल्कि केवल हमें बढ़ती दूरी के कारण छोटी होती हुई प्रतीत हो रही है। अगला है आईसीटी से क्वेश्चन है, वो मालवेयर का टाइप है और उसका क्या डिफिनेशन है, इसको भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है पॉलीमॉर्फिक वायरस, बहुरूपी वायरस, मेटामॉर्फ वायरस या रूपांतरिक वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म। इसमें दो ठो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और प्रचलित भी है, ट्रोजन हॉर्स और वर्म। इन दोनों को अगर पकड़ लिए तो इसी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वह क्या होता है, ये एक प्रकार का यूज़ किया जाने वाला प्रोग्राम है जिसमें हानिकारक प्रोग्राम कोड छिपा होता है। तो देखिए कहाँ दिया हुआ है वो क्वेश्चन ऑप्शन में। तो हानिकारक प्रोग्राम कोड छिपा होता है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पे छिप जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा सी का। फिर उसके बाद जो है वर्म जो है, यह एक ऐसे मालवेयर जो मतलब प्रयोक्ता से अंतर्क्रिया किए बगैर, यूजर से परमिशन के बगैर ही उसके नेटवर्क के माध्यम से उस कंप्यूटर में घुस जाता है और काफ़ी नुकसान करता है, उसे वर्म कहते हैं। तो वो एक मालवेयर होता है और वो कहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। और डी में वर्म दिया हुआ है, WORM, यानी सी का 1 और डी का 3। देखते हैं किधर दिया हुआ, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि बहुरूपी वायरस जो है वह दोहराव के दौरान बनी प्रत्येक प्रति के साथ अपना हस्ताक्षर बदलता है, और रूपांतरिक वायरस जो है वह प्रत्येक बार दोहराव होने पर स्वयं को पूर्णतः पुनर्लिखित करता है, कभी कभी अपने व्यवहार को बदलता है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स जो है वो उपयोगी लगने वाला प्रोग्राम है जिसमें हानिकारक प्रोग्राम कोड छिपा होता है। और वर्म जो है एक ऐसा मालवेयर जो प्रयोक्ता से अंतर्क्रिया किए बगैर नेटवर्क के माध्यम से अपनी प्रतियों को प्रसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिपी हुई आबादी का अध्ययन करने के लिए नमूना तकनीकों की पहचान करें। सैम्पलिंग टेक्निक दैट आर फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन। तो इसके लिए कौन सी यूज़ किया जाता है, तो देखो पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, की इन्फॉर्मेशन सैम्पलिंग। ये जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है और इसका इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा आसान लगता है हिंदी के कंपेयर में। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से होगा। तो इसमें जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग, ये दोनों जो है छुपी हुई आबादी का अध्ययन करने के लिए सैम्पलिंग करने का एक टेक्निक है। यानी स्नोबॉल सैम्पलिंग और की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग, इन दोनों के माध्यम से हम छुपी हुई आबादी का अध्ययन कर सकते हैं इन दोनों टेक्निक से। तो कहाँ दिया हुआ, बी और डी, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा।
देखिए, छिपी हुई आबादी अर्थात ऐसी आबादी जो पारंपरिक नमूनाकरणों के माध्यम से पता नहीं लगाई जा सकती, उसके लिए विशिष्ट नमूनाकरण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और स्नोबॉल का अगला है, फिर हमारा मैच है, एक मैच द फ्लोइंग है। कंसेप्ट एक तरफ दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन वर्णन किया हुआ है। देखिए, हैंड राइटिंग हस्तशिल्प संस्कृति है, फिर उसके बाद जो है प्रिंटिंग कल्चर है, ओरल कल्चर है और विजुअल कल्चर है। ये तो काफ़ी आसान है, बेसिक है, इसको पकड़ सकते हैं कि हमारा हस्तलिपि संस्कृति क्या होता है, तो वो लेखन होता है। कहाँ पे आ जाएगा वो? लेखन। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा, ये नहीं दिया हुआ है, इसका ए होगा। फिर उसके बाद मुद्रण संस्कृति जो है, प्रिंटिंग कल्चर, ये क्या करता है? प्रिंटिंग करता है भाई, छपाई करता है। जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद है ओरल कल्चर यानी मौखिक संस्कृति, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्द का अनुभव करने के लिए बोलते हैं, तभी तो हमें अपनी मौखिक संस्कृति का पता चलता है। तो ये कहाँ है? बोलना पड़े हमको, सी का 2 हो जाएगा। ठीक है। और दृश्य संस्कृति यानी विजुअल कल्चर, तो इसमें जो है क्या करेंगे, थ्रू इमेज, छवियों के माध्यम से स्थानिक बोध समझ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सी का 2 और डी का 3 जहाँ दिया हो वहीं आंसर होगा। सी का 2 और डी का 3। देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी का 2, डी का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बाकी सभी सही है, एकदम राइट आंसर। हस्तशिल्प, लिपि संस्कृति, लेखन में मुद्रण संस्कृति, छपाई में मौखिक संस्कृति, शब्द अनुभव के लिए बोलना, दृश्य संस्कृति, छवियों के माध्यम से, इमेज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, किसी चर के सहपरिवर्ती होने का पता लगाने का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? गुणार्थ कहलाता है। यानी द कल्चर मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज नोन एज कोनोटेशन। कोटेशन से भी पता चल जाएगा, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं कि सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन 32 है ना? हाँ 32 नंबर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर कि किसी चर के सहपरवर्ती होने का पता लगाने का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है हमारा को रिलेशनल रिसर्च यानी सहसंबंध। ठीक है ना, यहाँ शब्द से भी पकड़ सकते हैं, सहपरिवर्ती दे रहा है तो ये हमारा सहसंबंध शोध से संबंधित होगा। ठीक, यानी को रिलेशनल होता है, इस हिसाब से राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किसी पाठ के सांस्कृतिक अर्थ को निम्न नाम से जाना जाता है। किसी भी पाठ के सांस्कृतिक अर्थ को किस नाम से जानते हैं हम? तो वो है गुणार्थ के नाम से, कोनोटेशन के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी पाठ के सांस्कृतिक पाठ को हम कोनोटेशन यानी गुणार्थ के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अवलोकनात्मक अधिगम के तत्व है? अवलोकनात्मक अधिगम के तत्व हैं तो वो अवधारणा है, ध्यान है, अनुकूलन है, उत्पादन है और प्रेरणा है। तो इसमें जो है हमारा अवलोकनात्मक अधिगम के बारे में देखना है, ठीक है ना। एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ये रिटेंशन अवधारणा, अवलोकनात्मक है तो अवधारणा होगा। ठीक, उसके बाद जो है अटेंशन इसमें चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। एडेप्टेशन, अनुकूलन जो है इसमें नहीं होता है। फिर उत्पादन जो है प्रोडक्शन, ये होता है। प्रेरणा, मोटिवेशन इसमें नहीं होता। तो यानी ई, बी और डी, ए, बी, डी, ठीक है। और उस हिसाब से हमारा एक मिस्टेक यहाँ पे है, ई मोटिवेशन इसमें होगा। तो ए, बी, डी, ई, केवल यहाँ पे सी नहीं होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि अवलोकनात्मक अधिगम के तत्व जो है अवधारणा, ध्यान, उत्पादन और प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन है? कौन जो है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन है? तो पहला देख लीजिए, नेशनल ओजोन मिशन, राष्ट्रीय ओजोन मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय वायु मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। तो इसमें बताना है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है राष्ट्रीय ओजोन मिशन है ही,
है या नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन नहीं है, गलत। दूसरा जो है राष्ट्रीय सौर मिशन ये है। फिर इसके बाद नेशनल वाटर मिशन जो है, जल मिशन ये भी है। और राष्ट्रीय वायु मिशन नहीं है, ठीक। और पांचवा जो है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। तो हरित भारत मिशन जो है यह है। इस हिसाब से हमारा क्या सही हो जाएगा? बी, सी और ई, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। सी इज द राइट आंसर। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो 2008 में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के राष्ट्रीय मिशन हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सबमिशन से रिलेटेड है, वो इसको छोड़ देंगे, बाद में इसको देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वो है कि किसी विशेष संस्कृति के अंदर दृश्य और भाषाई संकेतों के उपयोग का संचालन करने वाले नियमों के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो वो जो है कोड कहा जाता है, यानी संहिता कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी विशेष संस्कृति के अंदर दृश्य और भाषाई संकेतों के उपयोग का संचालन करने वाले नियमों के समुच्चय को कोड कहा जाता है, यानी संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर हमारा कि एरिस्टोटल हॉल ने निम्नलिखित में से किस पाठ को पढ़ने की पहचान की? ये एरिस्टोटल हॉल जो है एक विद्वान है और इन्होंने जो है किस पाठ को पढ़ने की पहचान की, उसकी हमको पहचान करना है। तो सबसे पहले देखिए, जटिल पढ़ना, ठीक है। उसके बाद निरंतर पढ़ना, उसके बाद जो है प्रभावशाली पढ़ना, विरोधी पढ़ना और बातचीत से पढ़ना। तो यहाँ पे अपने हिसाब से नहीं करना है, एरिस्टोटल हॉल के अकॉर्डिंग करना है। जो इन्होंने बताया कि जटिल पढ़ना चाहिए और निरंतर को इन्होंने नहीं बताया। फिर ये जो है प्रभावशाली की भी बात नहीं करते हैं और ये विरोधी पढ़ना की बात करते हैं। और एक नेगोशिएशन यानी बातचीत से पढ़ना, यानी ए, डी और ई तीन सही होंगे इसके हिसाब से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। तो स्टुअर्ट हॉल के अनुसार जो है किस पाठ योजना को पढ़ने की पहचान की गई? तो वो है जटिल पढ़ना, फिर है विरोधी पढ़ना, उसके बाद बातचीत से पढ़ना, यानी कॉम्प्लेक्स रीडिंग, अपोजिशनल रीडिंग और नेगोशिएटेड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो रीता का स्मार्टफोन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चलिए देख लेते हैं सोर्स कोड का सबसे अच्छा वर्णन जो है कौन कर रहा है। तो इसका स्वामित्व तो उस कंपनी के पास होता है जिसने इसे विकसित किया है। इसे उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह अधिक सुरक्षित है। यह कम प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करता है। तो इसमें जो है यह उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि सोर्स कोड क्या करता है। यह उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जो कि राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा इसका 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 का प्रासंगिक अवलोकन था? भारतीय शिक्षा आयोग जो बना था 1964 से 66 में, उसका जो है सबसे प्रीटेंट ऑब्जर्वेशन, वो क्या सबसे प्रासंगिक अवलोकन किया था उसको बताना है हमको। तो चलिए सबको पढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे कि PDF अच्छा से नहीं आया है, पढ़ देते हैं। पहला है कि पिरामिड प्रकार के संगठन को समतल संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक चरित्र के हैं। तीसरा है विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को भारी मात्रा में वित्त पोषण कर रहे हैं। चौथा है सभी विश्वविद्यालय स्नातकों को भारत में नौकरी की गारंटी है। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का सबसे प्रासंगिक अवलोकन जो था वह था पिरामिड प्रकार के संगठन को समतल संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था, जो ऐसे हायरार्की बनाया गया था 3 ठो, ठीक है। ये यहाँ पे जो है 3 प्रकार का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक।
तो जो इसका बात यहाँ पे किया जा रहा है, इस हिसाब से राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पिरामिड प्रकार के संगठन को समतल संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था उसमें, भारतीय शिक्षा आयोग में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो रजनी कोठारी थे, इसलिए नहीं सॉरी रजनी कोठारी नहीं, दौलत सिंह कोठारी, इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्गुमेंट बाय एनालॉजी आर, सादृश्य द्वारा तर्क क्या होता है। तो सादृश्य जो है वो प्रोबेबल को दर्शाता है। एनालॉजी, आर्गुमेंट बाय एनालॉजी आर प्रोबेबल, संभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे हम, आगे चलेंगे। 43 में ये एक मैथ का क्वेश्चन कि एक नौका जो स्थिर जल में 10 किलोमीटर की चाल चलते प्रवाह के दिशा के साथ इतना, तो इसको बनाने का एक ट्रिक है डी वाई, और ये जो है हाँ ये हो जाएगा डिस्टेंस ऊपर में डी वाई वेलोसिटी और इक्वल टू टी, इस फार्मूला का यूज़ करके बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि वाल्टर जे ओक द्वारा बताए गए मौखिक विचारों को अंतः संबंधित मनोगतिकी के चरणों का सही क्रम बताइए। तो देखिए, पहला है संयोजी या योगात्मक, दूसरा है सामूहिक, तीसरा है प्रचुर और चौथा है परंपरावादी और पांचवा है मानव जीवन के निकट। तो इसमें जो है हमको बताना है कि कौन से बेस्ट है, वो उस हिसाब से इसके वाल्टर जे ओक द्वारा बताया गया जो मौखिक विचार था उसका अंतर संबंधित मनोगति के चरण के क्रम को बताना है। तो सबसे पहले जो आता है वह है संयोजी या योगात्मक, पहले आता है, उसके बाद जो है सामूहिक आता है, ठीक है ना। तो वो सामूहिक वो हो जाएगा, कहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर में। उसके बाद जो है प्रचुर आता है, ठीक। उसके बाद परंपरावादी आते हैं, ट्रेडिशनल आते हैं, फिर मानव जीवन के निकट आते हैं। यानी जो क्रम दिया हुआ है यही क्रम बिल्कुल सही है। तो यानी ABCDE ये ऑलरेडी क्रम में लगा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारा MS एक्सेल स्प्रेडशीट से क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर क्षेत्र वाले लोगों के लिए रहता है, इसको छोड़ देंगे। बाकी हमारा आ जाएगा इसके बाद गद्यांश पर, इसको पढ़ करके इसका काफ़ी इजी होता है इसका आंसर ढूंढना, और ये 5 नंबर आपके हाथों में होता है। तो फ्रेंड कैसा लगा ज़रूर बताएं आप लोग, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा जून 2025 के नेट JRF एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और आप अपना तैयारी को बेहतर करें यहाँ से जुड़ के। थैंक यू।